नमस्कार साथियों। सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर के यूट्यूब चैनल में मैं पिंकेश गर्ग एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स EE 201 के यूनिट 1 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो थोड़ा सा वोल्टेज देने पर कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब अगर जब अपन थोड़ा सा टेम्परेचर उस पर थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं तो वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, और अगर कुछ नहीं दिया जाता है तो वो नॉर्मल अपना इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। अगर अपन ये एनर्जी बैंड की फॉर्म में उसको ट्राई करें या एनर्जी पॉइंट की फॉर्म में देखें तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये जो टेम्परेचर आता है ये परफेक्ट कंडक्टर की भांति व्यवहार हो जाता है। इस टेम्परेचर पर आने पर इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप अगर हो जाता है तो वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। ये दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर, एक तो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ उनके अंदर मिलाते हैं और इनको एक्सेप्टर्स बोलते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ उसमें हैं। अगर अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें सिलिकॉन आता है, और अगर अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें आर्सेनिक आता है। अगर इसके बाद में आता है पीएन जंक्शन डायोड। यह डायोड भी दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स को मिलाकर बनाया जाता है, एक तो होता है पी और एक होता है एन। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है। पी और एन को मिलाने पर जो जॉइंट बनता है उसे अपन जंक्शन बोलते हैं या पीएन जंक्शन बोलते हैं। अतः इस सेमीकंडक्टर डायोड का नाम पीएन जंक्शन डायोड रखा गया है। इसी कारण से इसका नाम क्या रखा गया है, सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड है। अब ये जो जंक्शन है, एक पी टाइप मिलाया एक एन टाइप मिलाया, उन दोनों के बीच में जो होता है उस चीज़ को अपन ने जंक्शन बोला। पी टाइप के साइड वाला एनोड होता है और एन टाइप के साइड वाला कैथोड होता है। जो पी टाइप और एन टाइप है, पी टाइप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप के अंदर होल्स होते हैं, और जो होल्स हैं जो एन टाइप है उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन दोनों के बीच में जो जंक्शन है, जंक्शन के यहाँ पे डिप्लीशन रीजन होता है। ये जो रीजन है जंक्शन के दोनों तरफ, थोड़ा पी टाइप की तरफ थोड़ा एन टाइप की तरफ, ये होता है आपका डिप्लीशन रीजन, जहाँ से फ्री होल्स एन टाइप की तरफ और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ जाते हैं। इनकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। पीएन जंक्शन का मुख्य उद्देश्य एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना होता है। ये जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, ये मेनली एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने के काम में आता है। पीएन जंक्शन डायोड में पी साइड में तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनको अपन होल्स बोलते हैं, और वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव बोलते हैं। वहीं एन साइड में, यहाँ ये जो एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव में, और माइनॉरिटी होल्स जो हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। जब जंक्शन डायोड बायस्ड फॉर्म में आता है उसको अपन फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, और जंक्शन के पास में पी साइड में, पी साइड से होल, जंक्शन के राइट में जो पी साइड से होल्स हैं वो एन साइड से इलेक्ट्रॉन से दूसरी तरफ मूव करते हैं, और जो होल्स हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ एवं इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं की तरफ मूव करते हैं या उनको अट्रैक्ट करते हैं। इनके अट्रैक्ट करने से इलेक्ट्रॉन्स के दूसरी तरफ और प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी दूसरी तरफ जाने, होल्स और न्यूट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान होने के कारण जो मूवमेंट होता है वहाँ पे, इस जंक्शन के आसपास, जंक्शन के अक्रॉस ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एम होल्स आपस में मिलते हैं और रिकम्बाइन होते हैं, वापस से मिल जाता है। रिकम्बाइन होने का मतलब है वापस से मिल जाता है, अतः ये करंट को रिलीज़ करते हैं। रिकम्बिनेशन होने से ये क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं या करंट को रिलीज़ करते हैं। इसके बाद में जंक्शन के अक्रॉस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं इकट्ठा होकर एक रीजन बना देते हैं। जो अपन ने इस डायग्राम में देखा था, पुराने वाले डायग्राम में, ये जो जंक्शन के आसपास
इकट्ठे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इकट्ठे होते हैं, इन्हें अपन डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन रीजन कहते हैं, इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एवं होल रिकम्बाइन होते हैं। ये जो डिप्लीशन रीजन होता है, यहीं पे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है और उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही करंट जो है वो रिलीज़ होती है। अब ये जो अपना पीएन जंक्शन डायोड है, इस पीएन जंक्शन डायोड के कई सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड को अपन हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR मतलब होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, उस हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह से अपन यूज़ करते हैं। ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसका मतलब क्या है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का कार्य AC सिग्नल्स को पल्सेटिंग DC में चेंज करना होता है। पल्सेटिंग DC मतलब उसको अपन ने एक तरीके से बोल सकते हैं, AC सिग्नल्स को जब अपन DC सिग्नल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हाफ वेव सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट रहती है। हाफ वेव का अर्थ आधी तरंग से, जो अपना एक साइन वेव अगर है, ये पूर्ण तरंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आधी तरंग जो है उसका मतलब होता है हाफ वेव। हाफ वेव का अर्थ आधी तरंग से है, अर्थात यह AC सिग्नल के केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल की ड्यूरेशन में ही कार्य करता है। सिर्फ ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वर्क करेगा, ये वाली जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसमें वर्क नहीं करेगा। यह डायोड में सर्किट में रेक्टिफाइंग एलिमेंट की तरह कार्य करता है। रेक्टिफाइंग एलिमेंट मतलब जो भी कमियां हैं रेक्टिफिकेशन की तरह उसको कार्य करेगा। और ये डायोड इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही कंडक्ट करता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है वो रिवर्स बायस की तरह कार्य करने लग जाएगा। इसके बाद में यह सर्किट में डायोड को ट्रांसफार्मर की सेकेंड वाइंडिंग एवं लोड RL के मध्य में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जो जब अपन किसी कनेक्शंस में इसको जोड़ते हैं तो ट्रांसफार्मर की तो सेकेंड वाइंडिंग में और लोड के मध्य, लोड के और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है। हमेशा सीरीज में इसको अपन कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अपना AC इनपुट सिग्नल है VI, ये अपना ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ अपना ये लोड है RL। डायोड जो है अपना PN जंक्शन डायोड है, उसको इस सेकेंडरी वाइंडिंग और इस लोड रेजिस्टेंस के बीच में सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ में हमेशा अपन इसको कनेक्ट करते हैं। इसकी अगर एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो एफिशिएंसी का मतलब होता है उस सर्किट के कार्य करने की दक्षता कितनी है, कितना प्रतिशत वो कार्य कर सकता है, जितना अपन ने इनपुट दिया और जितना अपन को आउटपुट प्राप्त हुआ, उन दोनों के बीच में क्या रेशो है, उस चीज़ को अपन एफिशिएंसी बोलते हैं। या फिर इसको नीटा से रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी भी कहा जाता है। तो नीटा द्वारा शो करते हैं। नीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, DC आउटपुट पावर अपॉन AC आउटपुट पावर। जो दोनों आउटपुट पावर्स आई हैं उन दोनों का रेशो आपकी एफिशिएंसी हो जाता है। अर्थात मिलाने वाली पल्सेटिंग DC आउटपुट की पावर तथा AC कंपोनेंट की पावर का कंपैरिजन ही एफिशिएंसी कहलाता है। इसको अपन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, नीटा इज इक्वल्स टू PDC अपॉन PAC, मतलब DC पावर अपॉन AC आउटपुट पावर। जो PDC है उसको अपन लिख सकते हैं I² DC RL। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू I² R। यहाँ से अपन ने I को IDC लिख लिया है और ये RL हो गया लोड रेजिस्टेंस का। और नीचे जो AC करंट है I² MS, क्योंकि ट्रांसफार्मर है इसलिए यहाँ पे अपन करंट की RMS वैल्यू ले रहे हैं, प्लस RF, RS और RL, तीनों जो ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये तीनों अपन रेजिस्टेंस लेंगे। तो जहाँ पे अपनी IDC की वैल्यू होती है IM अपॉन पाई और IRMS की वैल्यू होती है IM अपॉन 2। इन सभी वैल्यूज़ को अपन ने फॉर्मूले में रखा। IDC की जगह लिख लिया अपन ने IM अपॉन पाई और स्क्वायर है RL एज इट इज़।
स्क्वायर RMS की जगह लिख लिया अपन ने IM/2 का स्क्वायर, और फिर ये RF, RS और RL इन तीनों का एडिशन है, एज इट इज़ है। जब अपन कैलकुलेशंस करेंगे तो इसकी जब अपन ने कैलकुलेशंस करी तो ये हो गया IM² ये हो गया IM²/4। तो IM² से IM² कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। यहाँ क्या बचेगा अपने पास 4/π², और ये जो है ये एज इट इज़ रह जाएगा 1/1 प्लस RS/RL। यहाँ से अपन ने RL को कट करके अलग कर लिया है, 1 कर लिया है यहाँ पे, 1 प्लस RF/RS/RL। अब क्योंकि RL लोड रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है RF से और RS से, सोर्स रेजिस्टेंस से, तो जो एफिशिएंसी होती है, परसेंटेज जो एफिशिएंसी होती है, उसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4/π² इंटू 100। इसकी जब अपन पाई की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आ जाती है ओनली 40.6%, या नीटा मैक्सिमम जिसको अपन बोल सकते हैं 40.6% होती है। इसके बाद में इसमें ही आता है आपका एक और टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, एक रेक्टिफायर सर्किट का मेन वर्क है जो AC सिग्नल को DC सिग्नल में बदलना होता है। रेक्टिफायर सर्किट का यही वर्क होता है, जो AC सिग्नल होते हैं उनको DC सिग्नल में बदलना होता है। परंतु जब अपन बदलते हैं तो कुछ जो AC सिग्नल्स हैं वो पूर्णतः DC सिग्नल्स में नहीं आप बदल पाते, तो जो आउटपुट में कुछ AC कंपोनेंट्स उपस्थित हो जाते हैं और AC कंपोनेंट्स रह जाते हैं बदलने से, रेक्टिफाई होने से, उन्हें अपन रिपल फैक्टर कहते हैं। अब जो सर्किट के आउटपुट में रिपल फैक्टर की मात्रा कम ही होनी चाहिए, इसे अपन R से, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, जो अपने AC करंट दिया है वो, और DC और एवरेज करंट इन द लोड। इसको अगर अपन फॉर्मुलेशन की फॉर्म में लिखेंगे, √I² IRMS टोटल का स्क्वायर माइनस I² DC अपॉन I² DC, इसका अंडर रूट। तो R की वैल्यू हो गई √I² RMS अपॉन IDC का स्क्वायर -1 आफ्टर कैलकुलेशन। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS जो अपन ने अभी पहले भी करा था IM/2 होता है, और IDC की वैल्यू होती है IM/π। इन दोनों वैल्यूज़ को जब अपन ने पुट करा यहाँ पे, तो IM/2 IM/π का स्क्वायर -1 वो अंडर रूट एज इट इज़, IM² से IM² कट जाएगा, वही पहले वाला √π²/4 -1 की वैल्यू आपके पास बच जाएगा। जब अपन ने पाई की वैल्यू 3.14 रखी, तब अपने पास रिपल फैक्टर कैलकुलेशंस के बाद में आ गया अपने पास 1.21। इस हाफ वेव रेक्टिफायर की कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेजेस तो क्या है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है, अंदाजन ओनली 40.6% है। मतलब इस जो चीज़ अपन को 100% चाहिए वो 100% नहीं होके ओनली 40.6%। दूसरा जो है, इसका रिपल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी सर्किट में, किसी भी रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो है वो बहुत कम होना चाहिए। मतलब जो काम अपन कर रहे हैं, AC कंपोनेंट्स को DC कंपोनेंट्स में बदल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं बन रहा, उसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1.21 आ रही है, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 डिसएडवांटेजेस होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के। अपन अगले लेक्चर में फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो दोनों कमियां हैं, उन दोनों कमियों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। एक तो एफिशिएंसी अपन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरा जो रिपल फैक्टर है उस रिपल फैक्टर को कम करने की कोशिश करेंगे, वो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है। थैंक यू।